भारतीय संविधान के 50 ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। उनसे बनने वाले क्रॉस क्वेश्चंस पे भी चर्चा करेंगे और ऐसे प्रश्न लेंगे जो कंफ्यूजन पैदा करते हैं, उन पर विस्तृत चर्चा करेंगे, जिससे आपके लगभग 200 प्रश्नों का समाधान इस वीडियो के माध्यम से हो जाएगा। पहला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कंफ्यूजन कहां पैदा होता है? स्थायी और अस्थायी अध्यक्ष में। देखिए, संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद 11 दिसंबर को जो बैठक हुई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। दूसरा प्रश्न है जो अक्सर पूछा जाता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, 7 सदस्य भी पूछा जाता है। प्रारूप समिति बनाई गई थी। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता, संविधान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है जो अक्सर पूछा जाता है कि कल्याणकारी राज्य का आदर्श हमें कहां मिलेगा? तो यह आदर्श हमें नीति निर्देशक तत्वों में मिलेगा। देखिए, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में यही अंतर है। मूल अधिकार नेगेटिव है कि राज्य को क्या नहीं करना है, जबकि नीति निर्देशक तत्व पॉजिटिव है, सकारात्मक है। राज्य को क्या करना है? कल्याण करना है पब्लिक का, यही है। कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहां है? नीति निर्देशक तत्वों में है। अगला क्वेश्चन है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21। इस प्रश्न को मैं इसलिए लाया हूं कि अनुच्छेद 21 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने कई अधिकारों को मान्यता दी है। देखिए, ये जीने का अधिकार है, जीवन का अधिकार है। अधिकारों को मान्यता दी गई है अनुच्छेद 21 में। अगला प्रश्न है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो जोड़ी गई हैं, जो 22 भाषाएं हो गई हैं। अगला प्रश्न है, संसद का सदस्य ना होते हुए भी मंत्री कितने दिनों के लिए रह सकते हैं? देखिए, यहां प्रश्न यह बनता है, क्या कोई गैर सदस्य भी जो लोकसभा या राज्यसभा या राज्य के मामले में राज्य विधानसभा और विधान परिषद, इनका सदस्य नहीं है तो भी क्या मंत्री बन सकता है? एक गैर सदस्य मंत्री बन सकता है? आंसर है हाँ, गैर सदस्य मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर उसको किसी भी सदन की, चाहे लोकसभा की चाहे राज्यसभा की, सदस्यता लेनी होगी। यानी 6 माह से ज्यादा वो बिना सदस्य हुए मंत्री नहीं रह सकता। मुख्यमंत्री भी बन सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर उसे सदस्यता ग्रहण करनी होगी। यदि वो सदस्यता ग्रहण नहीं करता है तो मंत्री पद से उसको हटना होगा। अगला प्रश्न जो कंफ्यूजन करता है कि प्रधानमंत्री नियुक्त होता है या निर्वाचित? इसका आंसर है नियुक्त। देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भाई, जो लोकसभा के आम चुनाव होते हैं, जिस दल को बहुमत मिलता है, राष्ट्रपति उस दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं होता है, प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है, अनुच्छेद 108 के तहत। देखिए, संसद का सत्र राष्ट्रपति बुलाता है, तो निश्चित तौर पर संयुक्त बैठक भी राष्ट्रपति बुलाएगा अनुच्छेद 108 के तहत। संयुक्त बैठक है क्या? किसी विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में असहमति बन गई, सहमति नहीं बन पा रही है, तो भारत का राष्ट्रपति संयुक्त बैठक आयोजित कर सकता है अनुच्छेद 108 के तहत। और उसकी अध्यक्षता, जो अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न है, अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? देखिए, अवशिष्ट शक्तियां जो हैं संसद में निहित हैं, भारत सरकार में निहित हैं। देखिए, विधायी शक्ति 3 सूचियों में बंटवारा किया गया है। संघ सूची, कुछ विषय दे दिए गए हैं जिन पर भारत की संसद कानून बना सकती है।
एक है राज्य सूची, जिन पर राज्य का विधानमंडल कानून बना सकता है। एक है समवर्ती सूची, जिन पर दोनों ही विधानमंडल कानून बना सकते हैं। लेकिन इन तीनों सूचियों के अलावा भी अगर कोई विषय आता है तो उसको कहते हैं अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट शक्तियां। तो वो अवशिष्ट शक्तियां, उन पर कानून कौन बनाएगा? संसद कानून बनाएगी। राज्य का विधानमंडल कानून नहीं बना सकता। इसका एक उदाहरण है सेवा कर, सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स किसी तीनों सूचियों में शामिल नहीं था, तो अवशिष्ट विषय हो गया, इसीलिए संसद ने इस पे कानून बनाया है। सर्विस टैक्स, सेवा कर भारत सरकार लगाती है। अगला प्रश्न, संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल हैं? तो संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल हैं। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 307। कि भारत का संविधान किसने बनाया? अक्सर ये प्रश्न कंफ्यूज करता है। आंसर क्या है? इसका बेस्ट आंसर है भारत का संविधान संविधान सभा ने बनाया। अच्छा, ऑप्शन में आपको मिलेंगे भारत संविधान किसने बनाया, संविधान सभा मिलेगा, डॉक्टर अंबेडकर मिलेगा। कंफ्यूजन यहीं पैदा होता है। बहुत से लड़के क्या करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पे टिक लगाए जाते हैं, तो वो आंसर गलत हो जाता है। देखिए, संविधान जो बनाया है हमारा, वो संविधान सभा ने बनाया है। भीमराव अंबेडकर की संविधान बनाने में प्रमुख भूमिका थी, इस कारण से हम उन्हें संविधान का जनक कहते हैं। लेकिन अगर यह प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान किसने बनाया, तो आंसर हमारा बेस्ट होगा संविधान सभा ने बनाया। एक बार इंटरव्यू में एक मेरे मित्र से ऐसे पूछ लिया गया, संविधान किसने बनाया? आंसर उसने दे दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बस बंटाधार हो गया। इसलिए प्रश्न को समझिए। दूसरा प्रश्न है, संविधान कब स्वीकार किया गया, कब लागू किया गया? ये 2 प्रकार की तारीखें यहां आती हैं जो कंफ्यूज करती हैं अभ्यर्थियों को। देखिए, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान बना लिया था पूरा, और उसी दिन इसने संविधान को स्वीकार कर लिया। यानी 26 नवंबर 1949 संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हम इस संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार करते हैं। संविधान को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन लागू नहीं किया गया हमारे देश में। उसके पीछे एक कारण यह था कि 26 जनवरी का हमारे लिए एक विशेष महत्व था। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, तो वो 26 जनवरी 1930 वाली उस 26 जनवरी को देखते हुए यह फैसला लिया गया कि संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाएगा। एक प्रश्न यह है, नीति निर्देशक तत्व पूछा जाता कि कौन सा वाद योग्य नहीं है, तो मूल अधिकार वर्सेस नीति निर्देशक तत्व, यहां से प्रश्न उठता है। देखिए, मूल अधिकार वाद योग्य हैं। यदि आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में वाद दायर कर सकते हैं, केस दायर कर सकते हैं कि मेरे इन अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। न्यायपालिका लागू करेगी उन अधिकारों को। लेकिन नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आप केस दायर नहीं कर सकते हो। अगर यदि सरकार इनको लागू नहीं करती है तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में केस दायर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है। अगला प्रश्न बनता है कि किस मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया है? यह बहुत कंफ्यूज करता है प्रश्न। देखिए, संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, इतना तो आप जानते हैं। कंफ्यूजन कहां पैदा होता है? जब वो प्रश्न पूछता है कि संपत्ति के अधिकार की वर्तमान पोजीशन क्या है, संवैधानिक है, कानूनी है, क्या है पोजीशन, या गैर संवैधानिक है, यह प्रश्न कंफ्यूज करता है। तो 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, एक खत्म हो गया संपत्ति का। अब कितने बचे? 6 मूल अधिकार बचे हैं। 44वें संशोधन द्वारा, ये याद कर लीजिए, बहुत पूछा जाता है किस संशोधन द्वारा हुआ क्या है। इसमें देखिए, मूल अधिकारों वाला जो भाग है, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, ये मूल अधिकारों वाला भाग है। इसमें अनुच्छेद 13 है जो ये कहता है कि मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधि शून्य होगी।
अब संपत्ति का अधिकार जब मूल अधिकारों की श्रेणी में था तो सरकार को कानून बनाने में बहुत दिक्कतें आ रही थी। जमींदारी उन्मूलन कानून, क्योंकि लोग बाग जो थे वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट चले गए कि हमारे तो संपत्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। इसलिए सरकार ने इस संपत्ति के मूल अधिकार को, अधिकार समाप्त नहीं हुआ है, अधिकार आज भी है, लेकिन जो भाग 3 था मूल अधिकारों वाला भाग, वहां से हटा करके अनुच्छेद 300 के में रख दिया गया है। तो ये संवैधानिक अधिकार है। क्यों? जो चीज संविधान में है तो उसको हम संवैधानिक कहेंगे, लेकिन मूल अधिकार नहीं है क्योंकि भाग 3 में नहीं है, तो भाग 3 से हटाकर अनुच्छेद 300 के में डाल दिया गया है। इसका मतलब ये संवैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे निर्वाचन आयोग है या नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इनका जिक्र संविधान में है तो ये संवैधानिक संस्थाएं हैं। योजना आयोग या नीति आयोग संविधान में नहीं है तो वो गैर संवैधानिक संस्था है, लेकिन ये 300 के में है अधिकार, संपत्ति का अधिकार, इसलिए इसको हम संवैधानिक अधिकार कहेंगे, मूल अधिकार नहीं कह सकते। अगला प्रश्न ये पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा है। ये बहुत कंफ्यूज करता है। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर की अगर बात आती है तो अनुच्छेद 32, उन्होंने अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। कंफ्यूजन कहां पैदा होता है? देखिए, अगर पूछता है संविधान की आत्मा क्या है तो उसका आंसर होगा प्रस्तावना। निश्चित तौर पर किसी भी किताब का पहला पेज जो होता है, जो प्रस्तावना होता है, उसको हम उसकी आत्मा कह सकते हैं, क्योंकि उस पेज को पढ़कर आप पूरी किताब का आइडिया लगा सकते हो कि मुझे इस किताब में क्या पढ़ने को मिलेगा। तो केवल अगर ये पूछता है कि संविधान की आत्मा क्या है तो प्रस्तावना आंसर होगा, लेकिन ये पूछता कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको कहा है तो अनुच्छेद 32 आंसर होगा। अगला प्रश्न है मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? पहले संविधान में नहीं थे मूल कर्तव्य, पहले केवल मूल अधिकार थे, लेकिन सरकार ने सोचा कि भाई मूल अधिकार अधूरे हैं यदि मूल कर्तव्य ना हो, दोनों पूरक हैं, अधिकार और कर्तव्य दोनों पूरक हैं, इसी कारण से मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। प्रश्न ये पूछा जाता है किस संशोधन द्वारा? 42वें संशोधन द्वारा। यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। यह भी पूछा जाता है किस संविधान से लिए गए? भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। तो संविधान का संशोधन 42वें संशोधन द्वारा संविधान का संशोधन करके संविधान में भाग 4 के जोड़ा गया है और अनुच्छेद 51 के जोड़ा गया है, जिसमें मूल कर्तव्य रखे गए हैं। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। अगला प्रश्न है राज्यसभा का कार्यकाल। यह भी बहुत कंफ्यूज करता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष है, 6 वर्ष है, 7 वर्ष है, 8 वर्ष है, कितना है? यहां आप कंफ्यूजन को दूर कीजिए। देखिए, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है, सदन का कोई कार्यकाल नहीं है। क्यों? राज्यसभा एक स्थायी सदन है, परमानेंट सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। लोकसभा का तो 5 वर्ष बाद विघटन हो जाता है, लेकिन इसका विघटन नहीं होता है। पूछता राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? विघटन नहीं होता है इसका, वो स्थायी सदन है। प्रश्न एक और बनता है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना है, तो 6 वर्ष आएगा उसका आंसर। समझिए इसको अंदर को, राज्यसभा का विघटन नहीं होता, स्थायी सदन है, लेकिन इसके जो सदस्य हैं, राज्यसभा के जो मेंबर हैं, उसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है कि संसद किससे मिलकर बनती है? संसद देखिए 3 चीजों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये तीनों ही संसद के भाग हैं। अब आप कहेंगे संसद के तो 2 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति कैसे हो गया इसका मेंबर? देखिए, संसद कानून बनाती है और कोई भी कानून तभी लागू होता है जब दोनों सदन पास कर दें और उसके बाद भारत का राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दे। तो इसका मतलब कानून तभी बनेगा जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा।
इसलिए राष्ट्रपति संसद का भाग है। ये तीनों ही संसद के भाग हैं। अगला प्रश्न ये है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। देखिए, मंत्रिपरिषद जो है निचले सदन यानी लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। सामूहिक का मतलब समझ लीजिए, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है मतलब कि अगर लोकसभा में कोई एक मंत्री भी हार जाता है तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि उत्तरदायित्व सामूहिक है। सभी मंत्रियों का उत्तरदायित्व है, किसी एक का नहीं। अगर एक मंत्री हारा तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न है जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछा जाता है अक्सर परीक्षाओं में कि संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस बाद में दिया गया था। इसका आंसर है केशवानंद भारती। देखिए, सिद्धांत क्या है? मूल ढांचे का सिद्धांत। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि संविधान के कुछ भाग ऐसे हैं जिनमें संसद संशोधन नहीं कर सकती, उसे हम मूल ढांचे का सिद्धांत कहते हैं। ये किस बाद में दिया गया था? अक्सर जो प्रश्न पूछा था कि किस बाद में दिया गया था, केशवानंद भारती के बाद में 1973 में दिया गया था। राज्यसभा की ऐसी दो कौन सी शक्तियां हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है? तो पहली शक्ति है राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद को देना। अब राज्य सूची क्या है? देखिए, संविधान की 7वीं अनुसूची में विधायी शक्ति का बंटवारा किया गया है। संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, 3 सूचियां हैं। संघ सूची पर भारत सरकार यानी भारत की संसद कानून बना सकती है। राज्य सूची पर राज्य का विधानमंडल कानून बना सकता है। इसी प्रकार एक समवर्ती सूची है जिस पर दोनों ही विधानमंडल कानून बना सकते हैं। लेकिन राज्यसभा उस राज्य सूची जिस पर केवल राज्य का विधानमंडल ही कानून बनाता है, उस राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रहित में ऐसा समझती है। यह पॉइंट पूछा जा सकता है। राष्ट्रहित में यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से, ये 2 पॉइंट आते हैं यहां पे, राज्यसभा 2/3 बहुमत से राष्ट्रहित में संसद को ऐसी पावर दे सकती है कि संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। लेकिन संसद को ऐसी पावर देगा कौन? ऐसी पावर राज्यसभा देगी। 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके संसद को ऐसी पावर देगी। और ऐसे किसी राज्य सूची के ऐसे किसी विषय पर यदि कानून बनाया जाता है उसकी अवधि 1 वर्ष की होगी। दूसरी पावर है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना। देखिए, अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती हैं? ये संघ और राज्यों की कंबाइंड सेवा है, सम्मिलित सेवा है। देखो, नियुक्ति तो यूपीएससी करता है, यूपीएससी परीक्षा लेता है, इसकी भारत सरकार नियुक्ति करती है। लेकिन ये आईएएस आईपीएस जो अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज, इनकी जो अपॉइंटमेंट होता है वो होता है राज्यों में जाके। तो कंबाइंड सेवाएं, इनका सृजन संसद कब कर सकती है? वही राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे राष्ट्रहित में, तो वो संसद को ऐसी पावर मिल जाती है कि वो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। अगला प्रश्न जो है इसमें कि लोकसभा अध्यक्ष की 2 ऐसी पावर बताइए जो राज्यसभा के सभापति को नहीं है। तो इसमें पहली पावर है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना, यानी लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है मतभेद हो जाने पर उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? उसकी अध्यक्षता करेगा लोकसभा का अध्यक्ष, अनुच्छेद 118 के तहत। लेकिन अगर मौके पर लोकसभा का अध्यक्ष मौजूद नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। यह भी मौजूद नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति, उपराष्ट्रपति नहीं करेगा। उपराष्ट्रपति को संयुक्त बैठक में कोई पावर नहीं है। राज्यसभा का उपसभापति, अगर यह भी मौजूद नहीं है मौके पर तो बैठक के सदस्य तय करेंगे कि अध्यक्षता कौन करेगा। दूसरी पावर जो लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है वो है धन विधेयक को प्रमाणित करना। यदि यह प्रश्न उठ जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है तो इसका अंतिम निर्णय, अंतिम फैसला लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, अनुच्छेद 110 के तहत। कि संविधान सभा का गठन
किस योजना के आधार पर किया गया था? इसका आंसर है कैबिनेट मिशन योजना 1946। इस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया? तो प्रस्तावना में 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संशोधन किया गया। जो प्रश्न कंफ्यूज करता है वो क्या है कि कौन से शब्द जोड़े गए हैं, कौन से शब्द नहीं जोड़ेंगे, ऑप्शन में पूछ लेगा। तो आपको 3 शब्द याद रखने हैं कि 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इन 3 शब्द को याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, नागरिकता का विनियमन कौन करता है? आंसर है संसद। भारत की संसद ने नागरिकता पे कानून बना रखा है, वही उसका विनियमन करती है। कौन सा कानून है? नागरिकता अधिनियम 1955। तो हमें किस प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? एकल नागरिकता प्राप्त है। समझ लीजिए इसको, हम जो है अपने देश के नागरिक हैं और जिस राज्य में हम रहते हैं वहां के हम नागरिक नहीं हैं, वहां के हम क्या हैं? निवासी तो हैं, लेकिन हम अपने प्रदेश के नागरिक नहीं हैं, हम नागरिक हैं अपने देश के। एकल नागरिकता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि किस देश में दोहरी नागरिकता पाई जाती है? अमेरिका में। अमेरिका में जो वहां का नागरिक है अमेरिका देश का, वो अपने राज्य का भी नागरिक होता है और अमेरिका का भी नागरिक होता है, यानी दोहरी नागरिकता है। लेकिन भारत में एकल नागरिकता है। हम केवल अपने देश के नागरिक हैं, प्रदेश के नहीं। अगला प्रश्न है, विधायी शक्ति का वितरण किस अनुसूची में दिया गया है? संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, उसमें जो 7वीं अनुसूची है उसमें विधायी शक्ति का बंटवारा किया गया है। 3 सूचियों में किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची में किया गया है विधायी शक्ति का वितरण। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार किस भाग में है? कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? तो मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? तो संविधान में संशोधन भारत की संसद कर सकती है, उसमें उसको बदल सकती है, उसमें कुछ चेंज कर सकती है, कोई नई चीज जोड़ सकती है या पुरानी चीज जो बेकार लग रही है उसको हटाया जा सकता है। तो संशोधन कौन कर सकता है संविधान में? भारत की संसद। अगला प्रश्न है, संविधान का संरक्षक कौन है? तो हमारे संविधान का संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। विधायिका या कार्यपालिका यदि हमारे संविधान के विरुद्ध कोई काम करती है तो सर्वोच्च न्यायालय उस कार्य को शून्य घोषित कर देगा, अविधिमान्य घोषित कर देगा और संविधान की रक्षा करेगा। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को हटाने की क्या प्रक्रिया है? देखिए, राष्ट्रपति को केवल एक ही आधार पर हटाया जा सकता है और वो है संविधान का अतिक्रमण, और संविधान का अतिक्रमण का आरोप लगाकर उस पर महाभियोग चलाया जाएगा। प्रक्रिया क्या है? महाभियोग। आर्टिकल 61 में दी गई है, महाभियोग से ही हटाया जा सकता है, अन्य कोई प्रावधान नहीं है उसको हटाने का, केवल महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ये महान्यायवादी, आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। देखिए यहां अंतर समझना होगा, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन राज्यसभा का जो सभापति है यानी अध्यक्ष जो है राज्यसभा का, वो वहां का मेंबर नहीं है, एक गैर सदस्य। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि किस सदन का जो अध्यक्ष है, सभापति है, वो उसका सदस्य नहीं होता। तो राज्यसभा का जो सभापति है वो उपराष्ट्रपति होता है, पद से उपराष्ट्रपति होता है, उसका कोई राज्यसभा का कोई मेंबर उसका अध्यक्ष नहीं होता है, उपराष्ट्रपति होता है। प्रश्न है, इस संविधान के स्रोत क्या क्या हैं, कहां से लिए गए हैं, बहुत पूछे जाते हैं, उनका मैंने चयन किया है। संवर्ती सूची जो है वो कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है।
नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। संघीय शासन प्रणाली कनाडा से ली गई है। ये बहुत कंफ्यूजन करता है, कई बार अमेरिका लगाए जाते हैं आंसर, लेकिन संघीय शासन प्रणाली कनाडा से ली गई है। मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं और न्यायिक पुनर्वलोकन का जो सिद्धांत है वो अमेरिका से लिया गया है। ये अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए इनका मैंने यहां चयन किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ये बहुत कंफ्यूज करता है। देखिए जो संख्या है 1 2 3 4 वो 395 ही है। जब संविधान बना था 1950 में जो लागू हुआ उसमें 395 अनुच्छेद थे। वो संख्या आज भी वही है 395। संसद किसी अनुच्छेद को खत्म करती है या कोई नया जोड़ती है तो A B C D इस तरीके से करके जोड़ती है, लेकिन ये संख्या 395 ही रहती है। अगर बात करी जाए तो लगभग 465 अनुच्छेद बढ़कर हो गए हैं। अनुसूचियां 12 हैं, पहले 8 थी, 4 बढ़ गई हैं, अब 12 अनुसूचियां हो गई हैं। एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ये अनुच्छेद 17 बहुत पूछा जाता है। इसके लिए संसद ने कानून बनाया है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। ये भी पूछा जाता है कब बनाया? 1955 में बनाया और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 17 में समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न जो बहुत पूछा जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? देखिए प्रेस जो है अनुच्छेद 19(1) के, देखिए 19(1) में क्या है? स्वतंत्रताएं दी गई हैं कुछ, तो 19(1) में क्या है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हम अभिव्यक्त कर सकते हैं अपनी बात को, अपने विचार को, तो प्रेस भी अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि प्रेस भी अनुच्छेद 19(1) के तहत आती है, उसको भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? देखिए मूल अधिकारों का जो संरक्षक है वो न्यायपालिका है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय, थोड़ा अंतर समझना होगा। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा करता है और राज्यों के उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा करते हैं। अंतर क्या पड़ता है? सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों का संरक्षक है अनुच्छेद 32 के तहत, जबकि राज्य का जो उच्च न्यायालय है वो मूल अधिकारों का तो संरक्षक है ही, संविधान में अन्य कहीं भी जो अधिकार दिए गए हैं वो उनका भी संरक्षक है। यानी उच्च न्यायालय की शक्ति ज्यादा है, इस मामले में ज्यादा अधिकारों का संरक्षक है। अगला प्रश्न आता है, धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका प्रमाण पत्र लोकसभा का अध्यक्ष अर्थात जिसको हम स्पीकर कहते हैं वो करता है। अगला प्रश्न जो पूछाता है कि धन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? देखिए जो साधारण विधेयक होता है वो किसी भी सदन में हम पेश कर सकते हैं, लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, लेकिन यदि धन विधेयक है तो धन विधेयक को हम केवल लोकसभा में ही पेश कर सकते हैं। सारी पावर्स लोकसभा के पास है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसमें देखिए एक ट्रिक बताता हूं मैं। भारत सरकार से संबंधित जितनी भी नियुक्ति हैं, महान्यायवादी की, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की या राज्यपाल की, जितनी भी नियुक्ति हैं वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। हालांकि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर ये सारे कार्य करता है, लेकिन आंसर क्या हुआ? राष्ट्रपति। पंचायतों से संबंधित अनुसूची कौन सी है? देखिए पंचायत वाला प्रश्न बहुत पूछा जाता है, इसलिए हमें याद होना चाहिए कि पंचायतों से संबंधित 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई है। एक ही प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संवैधानिक नहीं है, गैर संवैधानिक है? आंसर है नीति आयोग। संविधानेतर संस्था है। संविधानेतर मतलब संविधान में इसका नहीं है जिक्र। जैसे निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है, सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक संस्था है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक संवैधानिक संस्था, क्योंकि इनका जिक्र संविधान में है। देखिए जिस संस्था का जिक्र संविधान में नहीं होगा उसको हम संविधानेतर संस्था कहेंगे। तो योजना आयोग जिसको हम पहले कहते थे, जिसको हम आज नीति आयोग कहते हैं, वो संविधानेतर संस्था है।
संवैधानिक निकाय नहीं।